तो चलिए साइंस के अगले क्वेश्चन में आपका स्वागत है मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो क्या है? वनस्पति तेल। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। अपमार्जक। डिटर्जेंट क्या है? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं CHNO। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं CHNO। चलिए, एक गुजारिश है मेरे भाई कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीवन में जिस स्ट्रगल में आप हैं मेरे भाई, उसी स्ट्रगल में मैं भी हूँ मेरे दोस्त। हर किसी का अपना एक सपना है मेरे भाई। हर किसी का सपना है अपने माँ पिता के सपना को पूरा करना, अपना सपना पूरा करना, अपने परिवार के सपने को पूरा करना मेरे भाई। आज उसी रेस में मैं भी हूँ मेरे भाई। एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर मेरे प्यारे भाई, इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा मेरे भाई, लेकिन किसी का ज़रूर कुछ काम आ जाएगा मेरे भाई, काम हो जाएगा मेरे भाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। अरे पड़ोसी तो जलते ही हैं मेरे भाई। लोग तो अपने आस पड़ोस के लोग, परिवार के, रिश्तेदार के लोग तो जलते ही हैं, लेकिन आप ही एकमात्र ऐसा भाई है मेरे भाई जो हमसे ना आपको शिकवा है ना शिकायत है मेरे भाई। हंसी खुशी के साथ देखना होता है देखते हैं, पढ़ना होता है पढ़ते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई। आपका सपोर्ट से अगर हमारी स्थिति अगर बदल जाती है तो इसमें आपकी क्या बुराई है मेरे भाई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त। बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई। ज़िंदगी के जिद्दोजहद में अपने करियर को बनाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आज बहुत प्रकार की मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई। वो सब मैं करता हूँ और बाकी बचा समय निकाल कर मेरे भाई अपने ज़िंदगी को संवारने में देता हूँ, अपने पढ़ाई में भी देता हूँ मेरे भाई। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस मुहिम को आगे बढ़ा दीजिएगा मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहेगा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद रहेगा मेरे भाई। तो चलिए, मिसलेनियस का भी कुछ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। मिसलेनियस का क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2019 में रसायन के क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। चलिए, अब आ गया है, मिलान कीजिए, सही उत्तर मिलान कीजिए। तो आपका त्वचा कैंसर हो जाएगा क्या? पराबैंगनी प्रकाश से आपका त्वचा कैंसर है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापमान आपका हो गया। अगर वैश्विक तापमान बढ़ रहा है तो इसका मेन कारक है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है। तो चमकदार रंग स्ट्रांसियम के कारण दिखता है। चमकदार रंग स्ट्रांसियम के कारण दिखता है मेरे भाई। चलिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है किसके कारण? अमोनियम क्लोराइड के कारण। अमोनियम क्लोराइड के कारण। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल।
कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, सही सुमेलन, ये जितना भी दिया गया है सब सही है। पदार्थ और उसका उपयोग, एस्पार्टेम का उपयोग होता है कृत्रिम मधुरक बनाने में। एस्पार्टेम का उपयोग होता है कृत्रिम मधुरक बनाने में। फ्रेऑन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में। फ्रेऑन का प्रयोग रेफ्रिजरेशन प्रशीतक में होता है। नियोप्रीन का प्रयोग संश्लेषित रबर में। नियोप्रीन का उपयोग होता है संश्लेषित रबर में। बेनाड्रिल होता है प्रतिहिस्टेमिन बेनाड्रिल का। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो देखते हैं काला काला धुआं गाड़ी मोटर से निकलती है, तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व एक वायु प्रदूषक है। कणीय तत्व क्या है? एक वायु प्रदूषक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थोड़ा जूम कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक रेडियोधर्मी द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो कौन सा कण है? अल्फा किरण है मेरे भाई। कौन सा कण है? अल्फा कण है या अल्फा किरण है। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। थोड़ा सा इसको और जूम कर लिया जाए। कैडमियम क्या है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरे वर्णाक्षर में एक्स का मतलब खाली स्थान किरण है, तो अननोन है, अज्ञात है। एक्स का मतलब अननोन है, अज्ञात है। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। चलिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन में देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थोड़ा ऊपर कर देते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन है कीटों में वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों में वृद्धि करने का विज्ञान है राइजिंग वॉर्म्स। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो मतलब 2 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है 2 अरब वर्ष पूर्व। 2 अरब वर्ष पूर्व। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? डार्विन ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मनुष्य। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा।
सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर। नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑटर। लाल रक्त कनिका विहीन जंतु है केचुआ, लाल रक्त कनिका विहीन जंतु है केचुआ। कीटवच्छी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। कीटवच्छी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो मिट्टी में कमी से, नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड दोनों होता है। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि नोड और इंटरनोड होते हैं। मटर पौधा है, मटर एक शाकीय पौधा है, मटर एक शाकीय पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा सा जूम इसको कर लिया जाए। चलिए, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं बताइएगा? शुष्क पुष्प कली से। बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, बहुत बार। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्प कली से। पादप कली है, पादप कली क्या है? पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। कह रहा कि सेब, अंगूर, खजूर, पलम, पलम मतलब बेर में से एक सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल सेब नहीं है। सेब कैसा फल है? झूठा फल है। सेब कैसा फल है? झूठा फल है। फॉल्स, फॉल्स फ्रूट बोलिए इसको, झूठा फल है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं हेलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं हेलोफाइट। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। लवण मृदोद्भिद। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं लेती। मछली क्या करती है? मछली का गलफड़ा बड़ा होता है तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को क्या करती है? अपने श्वास के रूप में उसका उपयोग करती है। तो उसका यहाँ पानी से बाहर हो जाती है तो गलफड़ा उसका काम करता नहीं है, इसलिए वे श्वास नहीं ले पाती है और मर जाती है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्ण रहित। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? पर्ण रहित नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस, द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है मेरे भाई। स्पाइरोगायरा एक उदाहरण है हरा शैवाल का। स्पाइरोगायरा एक उदाहरण है हरा शैवाल का। स्पाइरोगायरा एक उदाहरण है हरा शैवाल का। शैवाल का उदाहरण है डाइटम। डाइटम शैवाल का उदाहरण है डाइटम। शैवाल का उदाहरण है डाइटम। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति। आम के पौधे और बंदर दोनों में कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति। तो चलिए अब आनुवांशिकता के ऊपर हम कुछ विचार करते हैं मेरे भाई। आनुवांशिकता, चलिए इसका क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो आपका ये तीनों का तीनों क्या है? सही है। तो जीन के सम्मिश्रण से होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम में बदलाव से, ये भी बात सही है।
जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से, ये भी बात सही है। तो लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण इन तीनों माध्यम से होता है, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। चलिए, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना ये डॉक्टर हैं बड़ा पुराना, इनको नोबेल भी मिला है मेरे भाई। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को, इनको क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मान किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, थोड़ा डेट याद नहीं है इसलिए थोड़ा कंफर्म नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, याद है थोड़ा भूल ही रहा हूँ क्योंकि ट्रिक इसका मैंने बना लिया था। हरगोविंद खुराना और डॉक्टर हैं पुराना करके इनका पर ट्रिक मैंने बनाया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। पुरुष जीन संगठन होता है XY, पुरुष जीन संगठन होता है XY। चलिए, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान में आ जाइए, मानव शरीर में, मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। चलिए, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। प्रकृति का ये खेल देखिए, धरती पर भी 70% लगभग पानी है और अपने शरीर में भी 70% पानी है। इसी 30% में सारा जिंदगी और कहानी है मेरे भाई। 20 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग लगभग कितना हो जाता है? गलत 100, 300 गलत, 200 गलत, 206 हो जाता है। सही उत्तर क्या है? 20 वर्ष की आयु में 206 होता है, क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में क्या होती है, जब छोटे रहते हैं तो छोटी छोटी होती है, टूटी हुई का मतलब आपस में अलग अलग होती है, लेकिन बड़े होने के बाद बोलता है ना कि थोड़ा मजबूत हो गया आदमी, तो वही हड्डी सब क्या होता है, जुट जाता है। मनुष्य की खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। अब मनुष्य की अगर बोलेगा पसली, तब पसली में आपका होता है 24। मनुष्य में पसली में हड्डियों की संख्या 24 होती है, 12 इधर 12 इधर, दोनों मिलाकर के 24। इसको याद करने का तरीका है 24 पसली तोड़ देंगे, 24 पसली तोड़ देंगे। याद करने का तरीका यही है कि पसलियों की संख्या 24 मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आइए, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। चलिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। और चिड़िया लोग का भी क्या होता है? चिड़िया लोग का पैर क्या होता है? बताएंगे ये आप, बहुत हल्का क्वेश्चन था, बताएंगे, कमेंट में जवाब दीजिएगा मेरे भाई। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में गलत कथन है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कथन क्या है? गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत कथन है। वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव के सभी हड्डियों का कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव के सभी हड्डियों का 50% होता है, हाथ और पैर में हड्डी होता है। निःश्वसन के समय डायाफ्राम हो जाता है गुंबदाकार, निःश्वसन के समय डायाफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, अधिवृक्क के रूप में। मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है, अधिवृक्क के रूप में। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ खाली स्थान में भी पाया जाता है, नितंब में। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील भाग
संवेदनशील भाग कौन सा है? तो पीछे का भाग। कौन सा भाग? पीछे का भाग। कड़वाहट यही पता करेगा, पीछे वाला भाग। अधिकतर नहीं बोलते चबा लेते अब अंदर जाता है, बड़ा कड़वा लग रहा है जी, तो वो पीछे वाला भाग जीभ का चेक करता है। अधिकतर एंजाइम होता है, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होता है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है क्या? एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय का। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड। विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में काफ़ी प्रभावी होता है, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। अगर जिसके शरीर में विटामिन के की कमी है मेरे भाई, कहीं कट फट जाता है तो उसकी ब्लड फ्लो रुकती नहीं है, ब्लड बहना बंद नहीं होती है मेरे भाई। यह विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है विटामिन के। यह विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है विटामिन के। विटामिन के, इसको एक बार थोड़ा इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। द फॉलोइंग विटामिन्स इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। तो विटामिन के मेरे भाई प्रति विष प्रतिकारक के रूप में बोल रहा है विटामिन के। इस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। किसको? अर्गो कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं मेरे भाई? तो विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है यकृत में। मानव शरीर का विटामिन ए का भंडारण होता है यकृत में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। B12 कोबाल्ट होता है, जिसको B12 बोलते हैं मेरे भाई। चलिए, सही सुमेलन नहीं है, तो सही सुमेलन उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सब सही है। विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड युक्त तेल, कॉड लिवर तेल भी बोलते हैं, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, और विटामिन के एल्फा एक बीमारी भी है मेरे भाई। चलिए, कह रहा है कौन सा सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है मतलब अच्छा मेल नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो सुमेल नहीं है, सब मेल खा रहा है मेरे भाई। चलिए, निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित नहीं है। टेकोफेरॉल का लिखा है बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होती है? बेरी। चलिए, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन में। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए मेरे भाई। निम्नलिखित मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट हैं। निम्नलिखित में मुख्यतः कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? किसमें? तो चावल में। निम्नलिखित में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट हैं, किसमें है मेरे भाई? तो चावल में। किसमें है? चावल में। चलिए, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट चावल में है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। मतलब दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। घटिया कहने का मतलब बेकार नहीं मेरे भाई, मतलब कौन सा विटामिन उसमें नहीं पाया जाता है? बहुत ना के बराबर, एकदम बहुत कम मात्रा में, एकदम ना के बराबर। चलिए नेक्स्ट,
ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक प्रकार का वसा है। पेलाग्रा विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा विटामिन B3 के कारण होता है। कोबलामीन वैज्ञानिक नाम है B12 का, साइनोकोबलामीन। B12 को बोलते हैं साइनोकोबलामीन। B12 को बोलते हैं साइनोकोबलामीन। विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत गाजर, जो आंख के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है मेरे भाई। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? 5 से 6 लीटर। चलिए, लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में से रक्त के संचलन में मदद करता है। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स में से रक्त के संचलन में मदद करता है एरिथ्रोसाइट। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में लोहा होती है मेरे भाई। मायोग्लोबिन में लोहा होती है। चलिए नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में लोहा होती है मेरे भाई। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर O होता है, दान सबको कर सकता है, सब में काम आ सकता है। विटामिन O, सॉरी, रक्त समूह, ब्लड का रक्त समूह O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किस प्रकार के कैंसर का नाम है? ल्यूकेमिया किस प्रकार के कैंसर का नाम है? जो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका क्या होता है? ल्यूकेमिया का कारण होता है। अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है कैंसर का नाम ल्यूकेमिया। कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका है श्वेत रक्त कणिका में, व्हाइट ब्लड सेल्स में आपका बनना शुरू होता है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है? AB। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो AB, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर में, RH फैक्टर में आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर में, RH फैक्टर में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है क्या है? लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मेरे भाई। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है मेरे भाई। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण का प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में को कहते हैं डायलिसिस। आपको पता होगा हार्ट में 4 चैम्बर होता है मेरे भाई। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4, और यहीं से क्या होता है? ब्लड का स्कंदन होता है, शुद्धिकरण होता है, उसी को बोलते हैं क्या? डायलिसिस। चलिए, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है त्वचा। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है तो त्वचा। कशेरुक रज्जु, स्पेलन कोड बोलते हैं, स्पिनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है?
तो 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये कशेरुक रज्जु में है। प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में मेरे भाई। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ? मस्तिष्क में। इंसुलिन इंसुलिन है। इंसुलिन एक क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन है एक प्रोटीन है मेरे भाई। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय? चयापचय को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही साइंस का क्वेश्चन मेरे भाई। बाकी का क्लास मैं आपको कल दूंगा। और प्लीज़ 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 कृपया गुजारिश आपसे है मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अभी मैं मैथ का भी बहुत अच्छा क्लास में आपको लेकर के आऊँगा आपके सामने। कुछ चीज़ों का अभाव के कारण मैं यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ मेरे भाई। अगर सपोर्ट आपका रहा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और आपके साथ हमारा भी योगदान रहेगा आगे बढ़ने में मेरे भाई। आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा मेरे भाई। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो कृपया इस चीज़ को आप शेयर कीजिएगा।